जय हिंद दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि मिडिल ईस्ट में जो युद्ध आप देख रहे हैं वो असली कहानी नहीं है और असली खेल कहीं ज्यादा बड़ा है। एक ऐसा प्लान जो सिर्फ जमीन के लिए नहीं बल्कि इतिहास, धर्म और फ्यूचर कंट्रोल करने के लिए है। आज दुनिया की हेडलाइंस में क्या चल रहा है? ईरान वर्सेस इसराइल, मिसाइल अटैक्स, ड्रोन स्ट्राइक्स, प्रॉक्सी वार्स। मीडिया आपको दिखा रही है कौन किस पर हमला कर रहा है, लेकिन सवाल यह है क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया की एक लिमिटेशन होती है जो आपको इवेंट्स दिखाती है लेकिन इंटेंशन नहीं। डाटा मिसाइल्स अटैक्स हुआ यानी इंटरप्रेशन किसने क्यों दिया, और यहीं से शुरू होता है कंफ्यूजन। हमारा दिमाग कैसे काम करता है? ब्रेन शॉर्टकट्स लेता है, सिंपली स्टोरी पसंद करता है, गुड वर्सेस बैड, हीरो वर्सेस विलेन। जब कोई कन्फ्लिक्ट होता है हम ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किस साइड चूज करना है बिना पूरी जानकारी के। अब कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर ये सिर्फ ईरान वर्सेस इसराइल नहीं है, अगर ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का हिस्सा है। कुछ एनालिस्ट्स का मानना है मिडिल ईस्ट में एक बड़ा जो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इस थ्योरी का नाम है ग्रेटर इजराइल कंसेप्ट। एक ऐसा आइडिया जो कहता है इजराइल का एक्सपेंशन होना चाहिए, नील नदी से लेकर फुरात नदी तक होना चाहिए। लेकिन रुकिए, क्या ये सच है या सिर्फ कंस्पायरेसी है? रियलिटी हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल प्लेयर्स है और मल्टीपल आउटकम्स होंगे इसके। अगर ये थ्योरी थोड़ा भी सच है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। ऑयल प्राइस, ग्लोबल इकोनॉमी और इंडिया जैसे कंट्रीज भी अफेक्टेड होंगे। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या सच में कोई हिडन प्लान है या ये सिर्फ एक डर है? लेकिन किसी भी थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले हिस्ट्री समझनी जरूरी होती है। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे पुराने सिविलाइजेशन का घर है। जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, तीनों रिलीजन की रूट्स जड़ी हुई हैं और बहुत ही गहरी रिश्ता है। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी की। जब एक ही रिसोर्स यानी लैंड पर मल्टीपल्स क्लेम्स होते हैं, कन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट अनएवॉइडेबल हो जाता है। सैकड़ों साल तक ये पूरा रीजन कंट्रोल करता था ऑटोमन एम्पायर। यहाँ यूएस, मुस्लिम्स, क्रिश्चियनियंस रिलेटिविटी साथ रहते थे। कोई इंडिपेंडेंट इसराइल कंट्री नहीं थी। लेकिन फिर आया एक टर्निंग पॉइंट, वर्ल्ड वार वन। वर्ल्ड वार वन के बाद ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया। ब्रिटेन ने कंट्रोल ले लिया फलस्तीन एरिया का, और यही हुआ बहुत बड़ा ट्विस्ट। बल्फोर डिक्लेरेशन 1917। ब्रिटेन ने सपोर्ट किया यूएस के लिए नेशनल होम। सवाल यह है ब्रिटेन ने ऐसा क्यों किया? यूरोप में ज्यूइश प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे थे। ब्रिटेन मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस चलाता था, यानी डिसीजन प्योरली इमोशनल नहीं था। इसमें पॉलिटिक्स प्लस स्ट्रेटजी दोनों शामिल थे। जैसे जैसे ज्यूइश माइग्रेशन बढ़ी, लोकल अरब पॉपुलेशन अनकंफर्टेबल होने लगे, लैंड डिस्प्यूट्स, राइट्स, वायलेंस, और धीरे धीरे सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाने लगी। 1948 में ऑफिशियली बना इसराइल, लेकिन अरब कंट्रीज ने एक्सेप्ट नहीं किया। वार शुरू हो गया। एक डिसीजन, मल्टीपल वार्स, लॉन्ग टर्म इनस्टेबिलिटी। 1948 वार, 1967 6 डे वार, 1973 योम किपुर वार। रिजल्ट, इसराइल स्ट्रॉन्गर होता गया, फलस्तीन टेरिटरी कम हो गई। तो अब सवाल यह है, क्या यह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ लैंड का है या इसके पीछे रिलीजन का भी रोल है? ग्रेटर इजराइल, मिथ, रियलिटी या प्रोपेगेंडा? क्या मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक कोइंसिडेंट है या फिर एक ऐसा प्लान जो सैकड़ों साल पुराना है? एक नाम बार बार सामने आता है, ग्रेटर इसराइल। ग्रेटर इसराइल या हेब्रू में इजर्ट इसराइल, एक ऐसा कंसेप्ट जो कुछ रिलीजियस टेक्स्ट में मेंशन होता है, जिसमें टेरिटरी बताई जाती है। नील रिवर यानी इजिप्ट और फरहात रिवर यानी इराक में। जैसे फिजिक्स में कुछ मॉडल थ्योरी होती हैं, लेकिन हर थ्योरी रियल वर्ल्ड में लागू नहीं होती। यह कंसेप्ट प्राइमरली रिलीजियस सोर्स से आता है, एंशिएंट स्पिरिचुअल में लैंड प्रोमिस की बात। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल, क्या मॉडर्न कंट्री पॉलिसीज भी इस पर बेस्ड है? बिलीफ फेथ बेस्ड, एविडेंस डाटा बेस्ड, और जो पॉलिटिक्स हमेशा एविडेंस प्लस ड्राइवन होती हैं। अगर हम मैप देखें, इजराइल ने वार्स के बाद टेरिटरी गेन की, लेकिन उसने इजिप्ट को सिनाई वापस भी किया प्लेस डील्स के बाद। इसका मतलब एक्सपेंशन हमेशा परमानेंट गोल नहीं होता, कभी स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंशन भी होती है। सिस्टम सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है।
फिर ये थ्योरी इतनी वायरल क्यों है, इसका कारण देखते हैं। ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट, रिलीजियस इमोशन, पॉलिटिकल नैरेटिव्स। जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है, कंस्पिरेटरी थ्योरी भी बढ़ती है। इंसान रैंडम इवेंट्स में भी पैटर्न ढूंढता है। कुछ ग्रुप्स या इस थ्योरी को यूज करते हैं फियर क्रिएट करने के लिए, सपोर्ट गेन करने के लिए, सोशल मीडिया से सिंपैथी वापस पाने के लिए। एक आइडिया वायरल होता है, लोग बिना वेरीफाई किए मान लेते हैं। रियलिटी क्या है और रियल क्या है? ग्रेटर इजराइल का एक रियल हिस्टोरिकल रिलीजियस कंसेप्ट है, लेकिन इसका डायरेक्ट प्रूफ नहीं है कि करंट गवर्नमेंट इसे एक्टिवली फॉलो कर रही है। यानी कंसेप्ट एग्जिस्ट बट इम्प्लीमेंटेशन डाउटफुल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और बिलीफ है जो इससे भी ज्यादा डेंजरस है, थर्ड टेम्पल प्रोफेसी। और इसका कनेक्शन है एक ऐसी जगह से जो दुनिया के सबसे सेंसिटिव लोकेशन है, अल अक्सा मस्जिद। जेरूसलम में एक लोकेशन है, टेम्पल माउंट यानी हरम अल शरीफ। यहाँ 3 मेजर रिलीजियस जुड़े हुए हैं, जुडिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। मुस्लिम्स के लिए अल अक्सा मस्जिद तीसरी सबसे पवित्र जगह है। ज्यूज के लिए एंशिएंट टेम्पल्स का हिस्टोरिकल साइट। जब मल्टीपल स्टेक होल्डर्स एक ही जगह क्लेम करते हैं तो कन्फ्लिक्ट प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। कुछ ज्यूइश बिलीफ्स के अनुसार यहाँ एक थर्ड टेम्पल बनना चाहिए। फर्स्ट टेम्पल जो कि बर्बाद हो गया, सेकंड टेम्पल वो भी डिस्ट्रॉय हो गया, और थर्ड टेम्पल जो प्रोफेसी के लिए है। कुछ रिलीजियस ग्रुप्स एक्टिवली इसके लिए तैयारी भी करते हैं। लेकिन रुकिए, ग्राउंड रियलिटी क्या है? अल-अक्सा मस्जिद सबसे पहले मौजूद है, और यह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, यह 1.9 बिलियन मुस्लिम की आस्था है। अगर यहाँ कोई भी बदलाव हुआ, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड रिएक्ट करेगा। कल्पना कीजिए, अल-अक्सा मस्जिद को नुकसान पहुंचता है, तब क्या होगा? प्रोटेस्ट वर्ल्ड वाइड होगा, मिडिल ईस्ट वार शुरू हो जाएगी, टेरर ग्रुप्स एक्टिवेशन हो जाएगा, सुपर पावर्स इन्वॉल्वमेंट हो जाएंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन की तरह एक इवेंट मल्टीपल एक्सप्लोजन भी करता है। अब यहाँ एंट्री होती है अमेरिका की। कुछ अमेरिकन ग्रुप, जिन्हें क्रिश्चियनियन जेनेसिस्ट कहा जाता है, मानते हैं कि थर्ड टेम्पल बनने से बाइबलिकल प्रोफेसी पूरी होती है, और इसी बिलीफ के कारण कुछ पॉलिटिशियन सपोर्ट्स करते हैं इजराइल को, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, माइक हुकैबी। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, कभी कभी पॉलिसीज सिर्फ डाटा से नहीं, बिलीफ से भी इन्फ्लुएंस होती है। लेकिन क्या पूरी यूएस पॉलिसी रिलीजन ड्राइवन है? आंसर आपको मिलेगा नहीं। यह मिक्स्ड है, स्ट्रेटजी, पावर, रिलीजन। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ बिलीफ्स है? क्या सच में कोई बड़ा जो पॉलिटिकल प्लान चल रहा है? अब तक हमने रिलीजियस हिस्ट्री और बिलीफ्स को समझा है, लेकिन जो पॉलिटिक्स में एक रूल होता है, कंट्रीज इमोशन से नहीं, इंटरेस्ट से चलती है। सवाल है, अमेरिका मिडिल ईस्ट में इतना इन्वॉल्व क्यों है? आंसर सिंपल है, ऑयल, ट्रेड रूट्स, मिलिट्री इन्फ्लुएंस। सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के ऑयल सप्लाई का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है, अप्रोक्सीमेट 20%। ग्लोबल इकोनॉमी एनर्जी का फ्लो, एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब होगा तो इकोनॉमिक भी शॉक हो जाएगी। ईरान क्यों इंपॉर्टेंट है? ह्यूज ऑयल रिसोर्स की वजह से, स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, और स्ट्रॉन्ग मिसाइल प्रोग्राम की वजह से, रिलीजनल एलाइज यानी प्रॉक्सी ग्रुप्स की वजह से। ईरान खुद को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के खिलाफ रेजिस्टेंस पावर मानता है। इजराइल की बिगेस्ट कंसर्न है ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। इजराइल का डॉक्ट्रिन, थ्रेट बनने से पहले न्यूट्रलाइज करो, रिस्क प्रोबेबिलिटी हाई हो, एक्शन पहले लिया जाता है। एग्जैक्टली जैसे साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स थ्रेट्स डिटेक्ट करके पहले ब्लॉक करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ क्यों रहता है? रीजन सिंपल है, स्ट्रेटेजिक एलाई, मिलिट्री बेस्ड एडवांस, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। कोल्ड वॉर इरा से पार्टनरशिप स्ट्रांग हुई, कंट्रीज सर्वाइवर के लिए नेटवर्क्स बनती हैं। आज का वार ट्रेडिशनल वार नहीं है, डायरेक्ट यूएस वर्सेस ईरान वार रेयर है, इंस्टेड प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स है। एग्जांपल, मिलिटियस साइबर अटैक्स, ड्रोन वेलफेयर्स, लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट्स, लोएस ग्लोबल बैक कैश। अब गेम में सिर्फ 2 कंट्रीज नहीं है, चाइना, रसिया, दोनों चाहते हैं यूएस इन्फ्लुएंस कम हो, मल्टीपोलर वर्ल्ड बने। सिस्टम स्टेबल तब रहता है जब पावर डिस्ट्रीब्यूट हो। अब तक के एविडेंस क्या बताते हैं? रिलीजन मोटिवेशन फैक्टर है, पावर एंड सिक्योरिटी मेन ड्राइव है। यानी वार आइडियोलॉजी से शुरू हो सकता है, लेकिन चलता स्ट्रेटजी से है। तो अब आखिरी सवाल, फ्यूचर क्या होगा? वर्ल्ड वार या कोल्ड पीस या नए मिडिल ईस्ट ऑर्डर? इतिहास हमें क्या सिखाता है?
हर बड़ा युद्ध अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे बिल्डअप होता है और आज हम शायद उसी फेज में हैं। आगे क्या हो सकता है, इसमें दो सिनेरियो है। सिनेरियो 1 में कंट्रोल्ड कन्फ्लिक्ट हो, यानी ईरान वर्सेस इसराइल, टेंशन चलता रहे लेकिन फुल स्केल वार नहीं हो, प्रॉक्सी वार्स जारी रहे, ग्लोबल पावर्स इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहेंगी। सेकंड सिनेरियो है साइंस कंसेप्ट स्टेबिलिटी, जिसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ तो मिडिल ईस्ट में कई कंट्रीज इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होगा, ग्लोबल रिसेशन पॉसिबल है। सिनेरियो कंसेप्ट यह है डोमिनो इफेक्ट होगा, एक इवेंट लेकिन मल्टीपल कोलैप्स हो जाएंगे। और थर्ड सिनेरियो हो सकता है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, यानी वर्स्ट केस अगर बड़ी पावर्स डायरेक्टली भिड़ती है तो यूनाइटेड स्टेट, रसिया और चाइना जैसे तो सिचुएशन बन सकती है वर्ल्ड वार जैसी। यानी हर सिनेरियो, हर स्टेप पर कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिटी बढ़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई फाइनल हिडन प्लान है? रियलिटी क्या है? कंट्रीज सर्वाइवल और डोमिनेंस चलाती है, कोई सिंगल मास्टर प्लान क्लियरली प्रूव नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जरूर होती है। यानी इंड गेम कोई मूवी स्क्रिप्ट नहीं बल्कि मल्टीपल स्ट्रेटेजिक या रिजल्ट है। ग्रेटर इसराइल, थर्ड टेम्पल, रिलीजियस वार, इन सब में कुछ ट्रूथ है लेकिन पूरा ट्रूथ नहीं है। फाइनल इंडिया जैसे कंट्रीज पर इम्पैक्ट, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, इकोनॉमिक प्रेशर में आएंगी, फॉरेन पॉलिसी बैलेंस जो है वो गड़बड़ होगा, ग्लोबल लेवल पर ट्रेड रूट्स इफेक्ट होंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी। इस पूरी कहानी का सार क्या है? मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, हिस्ट्री, रिलीजन, पॉलिटिक्स, पावर स्ट्रगल और सबसे इंपॉर्टेंट परसेप्शन वर्सेस रियलिटी अलग होती है। जब भी आप कोई खबर देखें सिर्फ हेडलाइन पर भरोसा मत कीजिए, डीप सोचिए, सवाल पूछिए, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कीजिए, वेरीफाई कीजिए, ब्लाइंडली बिलीव मत कीजिए। दुनिया बदल रही है लेकिन एक चीज आपके हाथ में है, आपकी समझ और आपकी सोच, और शायद यही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अपनी सोच को बदल देंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। हम इसी तरह का वीडियो आपके लिए कंटिन्यू लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।